तो कल मैंने आपको ये बताया था कि आइसोमरिज्म का कितना पार्ट में डिवाइड करा गया है, कौन कौन से पोर्शन है, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइसोमरिज्म को वैसे अगर आपको ये फॉर्मूला कल मैंने आपको प्रॉपर बताया था, बट दिस फॉर्मूला इज दिस वे इज बेटर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। तो हम चाहते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, ड्रॉ इट, आप ये बना लो तो बेटर रहेगा। एक है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टेरियो। ठीक है, मैं आपको जो पढ़ा रही अभी जो पढ़ा रही हूँ वो सीबीएसई लेवल का पढ़ा रही हूँ अभी। इसमें इसके एंट्रेंस में काफी कुछ है, वो सारे पढ़ेंगे हम एंट्रेंस वाले बच्चे जब हम तैयारी करेंगे। अगर पूरे पढ़ाऊंगी तो ये तो बहुत। हाँ बेटा बोलो। मैम आप मुझे कुछ बोल रहे थे, मेरा माइक कनेक्ट नहीं होता, विंशु बोल रही है, क्या बोल रहे थे आप? मैं ये बोल रही थी कि तुम आई हो कि नहीं आई हो, सुन नहीं पा रही थी। मैम मैं प्रेजेंट हूँ बेटा ठीक है। अच्छा, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को अगेन हमने डिवाइड करा है 6 पार्ट में। देख लेते हैं कौन कौन सा पार्ट है वो। इसको डिवाइड करा गया है 6 पार्ट में। क्या क्या बताया था आपको स्ट्रक्चरल का? फिर क्या होता है स्ट्रक्चरल का? है चेन आइसोमरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा है फंक्शनल आइसोमरिज्म, चौथा है मेरा मेटामरिज्म, and fifth one is tautomerism, and last one is ring chain isomerism। जो एंट्रेंस का नोट्स है ना आइसोमरिज्म का, जो परफेक्ट एंड पास पढ़ा है प्रॉपर एंट्रेंस का नोट, वो मैं सेंड कर दूंगी। तो बाकी सीबीएसई के बच्चे भी उस नोट को पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकते हो आप। थोड़ा सा एडवांस्ड है, ज्यादा आपको लग सकता है कि बहुत सारी चीजें उसमें है तो आपको लग सकता है, बट आप वो नोट अपने पास रख सकते हो। मैम ठीक 4th है, पे मेटामेरिज्म लिखा है ना? हाँ मेटामरिज्म, मेटामरिज्म। ठीक है, तो वो सारे बच्चे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, उसमें एंट्रेंस का पोर्शन भी है और सीबीएसई का पोर्शन भी आपको मिल जाएगा, मैं अपलोड कर दूंगी वो वाला नोट। ठीक है, तो दिस इज फॉर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। कितना है ये? लास्ट आपका है नहीं अभी। ठीक है, ये लास्ट जो है आइसोमरिज्म ऑफ एल्किल ग्रुप, तो इतना इजी है, ये तो आपको सीबीएसई में ही है, मैं कराऊंगी आपको वो। तो चेन आइसोमरिज्म के अंदर ही आएगा वो, इसी के अंदर आएगा। अच्छा, रिंग चेन आइसोमरिज्म आपका नहीं है, जरूरत भी नहीं है आपको जानने का ज्यादा। स्टेरियो आइसोमरिज्म को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? इट इज डिवाइडेड 2 पार्ट। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, इसे हम सिस ट्रांस आइसोमरिज्म भी कहते हैं, एंड दूसरा वाला ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, जिसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो लीवो आइसोमरिज्म भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात कल मैंने पढ़ा था आइसोमरिज्म क्या होता है। अगर दो कंपाउंड का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, या डिफरेंट स्पेटल अरेंजमेंट होता है, या डिफरेंट फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बीइंग द सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा और प्रॉपर्टीज बदल जाती है, उसे कहते हैं आइसोमर्स कहते हैं, फेनोमेनन को आइसोमरिज्म कहते हैं। कल मैंने बता दिया था आपको। इसमें कि स्ट्रक्चरल में क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ध्यान रहे, स्ट्रक्चरल में क्या होता है मेरा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से होता है। क्या क्या रीजन? 6 रीजन यहाँ पे है, इसकी वजह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाता है। ये है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, डिवाइड करा गया है 6 पार्ट में। कल मैंने आपको चेन आइसोमरिज्म तक पढ़ा दिया था, आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है चेन आइसोमरिज्म का वो करके फिर हम आगे। स्टेरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है, same molecular formula, same structural formula, but
different spatial arrangement. बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट, ये शॉर्ट फॉर्म में बेहतरीन ऐसे नोट आप अगर रखोगे तो प्रॉपर डेफिनेशन तो ठीक है, बहुत जगह भी लेता है और उसमें पढ़ा लिखने के लिए भी टाइम लगता है, ये शॉर्ट फॉर्म में भी से रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो स्ट्रक्चरल में जो 6 पार्ट है, लास्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगी मैं, थोड़ा सा बता दूंगी, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं है, इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। बाकी जो 5 में आपके सिलेबस में प्रॉपर है। लास्ट वाला एंट्रेंस में मैम? अच्छा, टॉटोमरिज्म भी हाँ लास्ट एंट्रेंस में है। टॉटोमरिज्म का तो ज्यादा कुछ है नहीं आपका सीबीएसई में, सीबीएसई लेवल की बात कर रही हूँ मैं। मेटामर्स का पूरा प्रॉपर है, 4 जो है। टॉटोमरिज्म थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा आइडिया कर लेना बस, कभी ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, बट ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है एंट्रेंस में। क्लियर है? ओके। नहीं टॉटो नहीं है नहीं बोल रही हूँ मैं, टॉटो है बट बहुत ज्यादा नहीं है। सीबीएसई में भी आप देख लेना कि टॉटो का प्रॉपर नहीं बताया गया। नहीं है मैम, नहीं, बट फिर भी मैं करा देती हूँ, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ना। ओके, अच्छा स्टेरियो में ज्योमेट्रिकल आता है, इस बार के लिए बोल रही हूँ मैं। 11th क्लास में ज्योमेट्रिकल है, सिस्टम्स वगैरह पूरा है, क्वेश्चन भी आता है। ऑप्टिकल क्लास 12th में पढ़ोगे, बस थोड़ा सा आइडिया कर लेना, ज्यादा इसके जानने की जरूरत नहीं है। अब मैं मैम इसको रख करने जियोमेट्रिकल भी तो थोड़ा 12th में है। ज्योमेट्रिकल है अभी 11th में है आपका, सिस्टम्स अभी देते हैं, प्रॉपर है पूरा। अच्छा अब हम चलते हैं, ये रब करते हैं, और चेन आइसोमरिज्म में पहला फर्स्ट जो मेरा है, मैं इसे रब करने जा रही हूँ। Yes, आप सबने लिख दिया ना, देख लो, ठीक है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? सारे यहाँ पे इस बार है नहीं, सारे एंट्रेंस में है, एंट्रेंस में सब है, सीबीएसई में नहीं मैम क्योंकि वो मोस्ट 11th इम्पोर्टेंट है ना मैम आगे के हाइड्रोकार्बन के लिए। एंट्रेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 12th में सब कुछ पढ़ोगे, 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा वही है, ऑप्टिकल हेलो एल्केन में प्रॉपर है पूरा। अच्छा, तो आइसोमरिज्म का मैं आपको लेके जा रही हूँ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। कल कर जो पहला पार्ट है दैट इज चेन आइसोमरिज्म, तो ध्यान से देखना क्या है ये। चेन आइसोमरिज्म का मतलब होता है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट कार्बन। ये शॉर्ट फॉर्म में कल आपको लिखवाया था, कलेक्ट कर लेना आप। हाँ ये हो गया था, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। अच्छा इसका एग्जांपल एक दो आपको बता देती हूँ, और इसके ऊपर जो क्वेश्चन भी आता है वो इसी में ही बता देती हूँ, फिर हाइड्रोकार्बन के रखेंगे तो फिर और बढ़ जाएगा काम हमारा, ये तो खत्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स है, ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स, क्या क्या होते हैं, एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, राइट डाउन एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हैं। अच्छा ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला क्या है, C4H10 है कि नहीं, ब्यूटेन का जनरल फॉर्मूला C4H10, इसके 2 पार्ट हैं, एन ब्यूटेन एंड आइसो। अच्छा एन ब्यूटेन का भी जनरल फॉर्मूला C4H10 है, चेक कर लेना, और आइसोब्यूटेन का भी C4H10 है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कैसे बनता है अभी आपको बताती हूँ। दिस इज माई एन ब्यूटेन, इसके ऊपर और एक जो रीजनिंग क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे हम अभी। देख सकते हो ये एन ब्यूटेन है 4 कार्बन वाला, ये आइसोब्यूटेन है, आपको यहाँ पे आइसो ग्रुप दिख रहा है कि नहीं, देखो तो, कैन यू फाइंड हियर द आइसो ग्रुप? यस मैम। बिल्कुल दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा आइसो ग्रुप है।
इसको अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकती हूँ ना, देख लो ये वाले ग्रुप को, ये ग्रुप है इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, ये भी आइसोब्यूटेन है, ये भी आइसोब्यूटेन है। आइसो का ग्रुप हो गया और ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन हो गया, सो दिस इज आइसोब्यूटेन। 4 कार्बन भी है और आइसो ग्रुप भी है, दिस इज आइसोब्यूटेन। दिस इज एन ब्यूटेन का मतलब है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन में रहेगा पूरा। अच्छा आप क्या देख रहे हो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रेट चेन है और यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई है, इस ग्रुप को लाके मैंने यहाँ पे डाल दिया, सो दिस इज अ ब्रांचिंग हियर। इसको आप और भी क्या बोलोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन भी तो कहो। दिस इज ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन एंड ब्यूटेन। दिस इज व्हाट इज आइसोब्यूटेन, और यू कैन कॉल इट 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हो, यू कैन कॉल इट 2 मिथाइल प्रोपेन भी कह सकते हो। दैट मीन्स ब्रांचिंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट कार्बन का स्केलेटन अलग हो गया, देख लो आप। दीज टू आर आइसोमर्स। अच्छा अब यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। चिराग आज आ नहीं पा रहा है, चिराग आज ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। नाउ अब यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखो क्या होता है। आउट अब पूछा जाएगा ब्यूटेन हैज 2 आइसोमर्स। थोड़ा सा मैं आपको और 1-2 कराती हूँ फिर हम चलेंगे। अच्छा अब आप मुझे बताओ, ब्यूटेन का 2 चेन आइसोमर्स हैं, तो दोनों को चेन आइसोमर्स कहेंगे, चेन आइसोमर्स हैं क्योंकि कार्बन स्केलेटन डिफरेंट हो गया है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पे। पेंटेन का कितने आइसोमर्स होते हैं, ये पहला है आपका, ये सेकंड है आपका। पेंटेन हैज 3 आइसोमर्स, पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं। पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12। तो कौन कौन से 3 आइसोमर्स होते हैं पेंटेन के, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। तीनों के तीनों पेंटेन हैं, एक नॉर्मल पेंटेन है स्ट्रेट चेन, एक आइसो ग्रुप वाला ब्रांचिंग हो गई है, नियोपेंटेन में और भी ज्यादा ब्रांचिंग हो गई है, क्लियर है। और तीनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है C5H12, 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 ठीक है। अच्छा इसका क्या लिखेंगे हम, लाइक दिस। आपको पता है, आपको अभी बोलूंगी, आप रेडी रहना। हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, हेक्सेन के कितने आइसोमर्स बनेंगे, एन पेंटीन, एन का मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन वाला ये एन पेंटीन है, क्लियर है। अच्छा आइसोपेंटेन कैसे बनेगा, आप चेक करके मुझे बताना कि मैं जो बना रही हूँ ये आइसोपेंटेन है कि नहीं है, चेक करो एक बार, इज इट आइसोपेंटेन। यस मैम। आपको आइसो ग्रुप भी दिख रहा है, साथ में 5 कार्बन भी है, टोटल आइसोपेंटेन। अच्छा जबकि मॉलिक्यूलर है, इसमें भी 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन है 12 हाइड्रोजन है, और ये दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे स्ट्रेट है और यहाँ पे ब्रांचिंग आ गई, बस यहाँ से एक ग्रुप को मैंने उठाया और यहाँ पे डाल दिया। अब हम चलते हैं नियोपेंटेन, कल मैंने बताया था ये, एक्चुअली ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जितने अच्छे से पढ़ते हैं, थोड़ा हमारा सिलेबस के चक्कर में थोड़ा हम फास्ट जा रहे हैं, इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए, एकदम आराम से समझ समझ के टाइम दे के पढ़ना चाहिए, सो दैट ये स्ट्रॉन्ग दिमाग में पूरा, हड़बड़ी में पढ़ोगे तो वो थोड़ा जो कंफर्टेबिलिटी है नहीं हो पाता है, बट कोई बात नहीं, अभी करवाना भी है, फिर आएगा ये 12 में, फिर आपको एक बार मैं रिकॉल करा दूंगी। अब आप देखो ये नियोपेंटेन है कि नहीं, हेक्सेन का 5 बनेगा, बहुत अच्छा जने, हेक्सेन का 5 बनेगा, वेरी गुड। पेंटेन का, ब्यूटेन का 2 आइसोमर्स बनते हैं, चेन आइसोमर्स, पेंटेन का 3 बनते हैं और हेक्सेन का 5 आइसोमर्स बनते हैं। आपको घर के लिए काम दे दिया है मैंने, आप हेक्सेन ले लेना, क्या करना है आपको, जितना कॉस्ट कर लेना, जैसे यहाँ पे क्या करना है, इसमें एक उठाई यहाँ पे डाला नीचे, आइसोपेंटेन हो गया।
और यू कैन कॉल इट 2-मिथाइल ब्यूटेन भी बोल सकते हो, या आइसोपेंटेन भी है और 2-मिथाइल ब्यूटेन भी है, दो नाम से जाना जाता है ये क्या है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, यहाँ पे ब्रांचिंग को और बढ़ा दिया है। कार्बन स्केलेटन धीरे धीरे ब्रांचिंग के तौर पे देखो बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे एक ब्रांचिंग, यहाँ पे दो ब्रांचिंग आ गया, मतलब यहाँ पे मैंने फिर एक ग्रुप को उठाया, फिर यहाँ पे ऊपर डाल दिया यहाँ पे, बट मॉलिक्यूलर सेम, दीज आर चेन आइसोमर, जहां पे खाली कार्बन के स्केलेटन में आपको चेंज दिखेगा। क्लियर है? तो दिस इज माय एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यू पेंटेन, दिस 3 आर आइसोमर। अब मैं चलती हूँ, क्वेश्चन आता है, ठीक है, ब्यूटेन के दो आइसोमर्स हैं, इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा चेंज क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको पूछा जा सकता है कि आउट ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन which will have higher boiling point, किसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है? ध्यान रहे, जो स्ट्रेट चेन में रहते हैं ना, उनका पॉइंट ज्यादा होता है, जैसे ही ब्रांचिंग होने लग जाती है बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट दे देती हूँ, बेसिकली बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आता है, सिमेट्रिक के अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो उसका कंसेप्ट फिर अलग जाएगा, वो फिर डिपेंड करता है सिमेट्री के ऊपर, वो अलग कंसेप्ट है, धीरे धीरे सारा पढ़ेंगे। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो मेल्टिंग पॉइंट को लेके नहीं आता है, बॉइलिंग पॉइंट को लेके आता है। क्लियर है? तो बॉइलिंग पॉइंट का मैंने क्या बताया, बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू 1/ब्रांचिंग। इसका मतलब क्या है बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना घट जाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं बोलो? कोई भी एक पर्टिकुलर से ब्यूटेन का दो मुझे मिल गया है चेन आइसोमर्स, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, पर स्ट्रक्चरली दोनों अलग अलग है। देखो आपको वो पूछा जाएगा ये एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का ज्यादा है, आइसोब्यूटेन का कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग होगी, जितना ज्यादा ब्रांचिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। उसके पीछे रीजन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मैं आपको बताती हूँ अगेन, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डेर फोर्स। बाकी बॉइलिंग पॉइंट का और भी 5-6 है, ये सब पढ़ोगे 12th में, धीरे धीरे सारा कवर करेंगे हम। अभी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक प्रोपोर्शनल होता है, बाकी बहुत कुछ है वो सर। अभी आप इतना जान लो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, ब्रांचिंग अगर ज्यादा होगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन दिस, आई मीन इन दिस पोर्शन, मतलब ये स्कूल में कॉमन ये 1 मार्क का क्वेश्चन में देंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अगर बड़ा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और वैन डेर फोर्स अगर ज्यादा होगा तब भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मैं अभी आपको बताती हूँ, आपको पूछा जाएगा आउट ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन व्हिच विल हैव हायर बॉइलिंग, तो क्या कहोगे आप? एन ब्यूटेन का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, मैंने ग्रेटर दे दिया है। क्यों दिया है? ये स्ट्रेट है और स्ट्रेट में मेरा सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा सरफेस एरिया हो जाएगा, तो इसके साथ और एक अगर मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो ज्यादा सरफेस एरिया में ज्यादा वैन डेर फोर्स रहेगा। सरफेस एरिया और वैन डेर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर सरफेस एरिया बड़ा है ज्यादा फोर्स भी ज्यादा एक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, एक मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, ये मॉलिक्यूल का टोटल सरफेस एरिया है, एक जैसे ये सरफेस एरिया पूरा इतना है, इसका पूरा बना लो ऐसे करके, इसके साथ जब और एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो ऐसे जुड़ेगा ना, तो इनके बीच जो अटैचमेंट पॉइंट है या जो जहां पे ये कांटेक्ट पे है, जो कांटेक्ट पॉइंट है ये काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ये लाइन ऑफ कांटेक्ट है, देखो पूरा। तो लाइन ऑफ कांटेक्ट जितना ज्यादा होगा, एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना वैन डेर फोर्स ज्यादा हो जाएगा, वैन डेर फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े सरफेस को तोड़ के दोनों मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करना मुश्किल होगा। तो जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना
ज्यादा होगा, और यूजुअली स्ट्रेट चेन के सरफेस एरिया ज्यादा होते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ, थोड़ा सा हम चलते हैं यहाँ पे, इसका लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट चार्ट बिल्कुल भी नहीं है, चार्ट बिल्कुल भी नहीं, चार्ट करो तो अभी और भी क्लास है, पहला नहीं इसको यार। तो जैसे ही ब्रांचिंग हो जाती है ना, सरफेस एरिया घट जाता है। आपको पता है स्फीयर इक्वल वॉल्यूम अगर मैं लेती हूँ, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। एक रेक्टेंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, और एक कोई दूसरा एक उसी वॉल्यूम का और एक कोई शेप ले लो, और एक स्फीयर ले लो। इक्वल वॉल्यूम अगर मुझे लेना है तो किसका सरफेस एरिया सबसे कम रहता है, स्फीयर का ना, इजंट इट? ये आपने पढ़ा होगा, ये तो मैथ्स है, पढ़ा है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्फेरिकल शेप ले लेता है तो उसका सरफेस एरिया घट जाता है, वॉल्यूम बिंग द सेम। कहाँ, वॉल्यूम तो सेम रहेगा ना, आप थोड़ी ना कार्बन हटा रहे हो या हाइड्रोजन हटा रहे हो, आप सबको उसी के अंदर रीअरेंज कर रहे हो उसी को। तो यहाँ पे वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम रहेगा इसका भी वॉल्यूम वही रहेगा, आपने कुछ चेंज नहीं करा है। आपने ना हाइड्रोजन हटाया, ना कार्बन हटाया, ना कुछ हटाया, बट द थिंग इज दैट सरफेस एरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा स्फेरिकल लुक ले लिया है। देख लो आप, इक्वल वॉल्यूम के जितने सारे शेप्स होते हैं, इक्वल वॉल्यूम के जितने सारे शेप्स ले लो, 3 डायमेंशनल शेप ले लो, 3D शेप ले लो, जितने सारे भी, अगर वॉल्यूम इक्वल है तो सबसे लोएस्ट एरिया स्फीयर का सरफेस एरिया। तो जैसे ही ब्रांचिंग हो जाती है, मॉलिक्यूल जो होता है वो स्फेरिकल शेप ले लेता है। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे सरफेस एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा स्फेरिकल हो गया, और यहाँ पे पूरा ही स्फेरिकल हो चुका है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रांचिंग यहाँ पे बढ़ गई है। तो यहाँ पे मान लो एक स्फीयर है, इसके साथ और एक जब मॉलिक्यूल जुड़ेगा, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये कौन सा मॉलिक्यूल है? देखो मैंने ऐसे लिखा है, देखो यहाँ पे नियोपेंटेन है, जब इसके साथ और एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो कांटेक्ट पॉइंट तो बहुत ही कम रहेगा ना। मेरी समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? आई बात समझ में? ये एक मॉलिक्यूल है नियोपेंटेन का, जो कि ब्रांचिंग के साथ साथ स्फेरिकल शेप ले लिया है। इसके साथ कोई और मॉलिक्यूल जुड़ेगा तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना कम रहा है, कम या ज्यादा है, देखना कम है मैम। कम है ना। तो यहाँ पे वैन डेर फोर्स भी बहुत हो जाएगा, यहाँ पे वैन डेर फोर्स बहुत कम अप्लाई हो जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूल को तोड़ना बहुत इजी होता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, इसके बॉइलिंग पॉइंट काफी लो हो जाता है। इसका मतलब आपको पूछा जाएगा एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन से सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका, इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा या किसका होगा? क्लियर है? एन पेंटेन will have higher boiling point than iso than neopentane. क्या लिखोगे आप? With increase in number of branching, with increase in number of branching, surface area decreases, so Van der force decreases, so boiling point also decreases. और यहाँ पे क्यों ज्यादा है, अगर पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? In straight chain compound surface area increases, ज्यादा सरफेस होता है तो Van der force also increases, so boiling point also increases. ये मैं आपको बता रही हूँ, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। क्लियर है ये कंसेप्ट? यस मैम, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। पूरा आएगा, आउट ऑफ दिस एंड दिस व्हिच विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सप्लेन व्हाई। ऐसे क्वेश्चन आएगा, आउट ऑफ एन पेंटेन एंड नियोपेंटेन किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों है? सिंपल, आपको मैंने बता दिया है कि जितना एन वाला जो होते हैं, एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेट चेन, उनका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, और जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ने लगती है बॉइलिंग पॉइंट घट जाते हैं। क्या रीजन है? सरफेस एरिया। और क्लियर? मैं आपको बता देती हूँ, हेक्सेन का 5 बनेगा। आप आगे भी चेक कर सकते हो, ऐसे अगर चलते चलते जाएंगे तो डेकेन का 75 आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स। ठीक है, ब्यूटेन का 2 है, पेंटेन का 3 है, हेक्सेन का 5 है। हेप्टेन में चेक कर लेना कितना बन रहा है, 8 के आसपास बनेगा शायद, 8 या 9 बनेगा। और उसके बाद जब आप डेकेन में जाओगे ना, अचानक से वो 75 आइसोमर चेक कर सकते। मैम हेप्टेन के ना मैम मेरे 2 सिमिलर बन जाते हैं हमेशा।
चेक कर लेना एक बार। नहीं, अगर दो सिमिलर बनते हैं दैट इज नॉट काउंटेड। यस मैम, वही तो। दैट इज नॉट, उसमें से एक को काउंट करना है, दूसरे को नहीं करना है। मैम वैसे हेप्टेन तक पूछा नहीं जाता ना? नहीं 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 नहीं, वैसे पूछा नहीं जाएगा। और सबसे बेहतर अगर आपके पास टाइम है ना तो ये बहुत मजेदार है। आप अगर घर में भी जाओगे बोलोगे ऑक्टेन बना लो, ऑक्टेन का चेक कर लेते हैं कितना बन रहा है, आपका टाइम पास हो जाएगा आराम। आप इंजॉय कर करके उसका स्ट्रक्चर को, जैसे मैंने आपको बना दिया है ये, आप देख लो कितना अरेंजमेंट में कर सकते हो। इसके अलावा और कोई अरेंजमेंट तो नहीं हो सकता ना। यस नो मैम। दिस इज द मैक्सिमम। यहाँ पे अरेंजमेंट कितना कर सकते हो आप किसी भी मॉलिक्यूल का। तो डेकेन के लिए, डेकेन का मतलब है 10 कार्बन वाला कंपाउंड के लिए मैं 75 अरेंजमेंट कर सकती हूँ। उनको चेंज कर करके उनका ब्रांचिंग बना बना के मैं देख सकती हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं, ये चेन आइसोमर्स है। मुझे ध्यान दे, आप याद दिलाना, अभी आपको थोड़ा सा पोजीशन आइसोमर्स में मैं लेके जा रही हूँ। और इसका ना, ये आपको सिंपल एल्केन का बताया है। एक अल्कील का भी चेन आइसोमर्स बनते हैं। ये तो एल्केन का है। अब अल्कील का भी चेन आइसोमर्स बनते हैं। आपको बोलेंगे पेंटाइल का कितना बनेगा आइसोमर्स, ब्यूटाइल का कितना आइसोमर्स बनेगा, हेक्साइल का कितना बनेगा। तो कंसेप्ट में यहाँ पे डालना नहीं चाहती हूँ, वो सारे आइसोमरिज्म जब खत्म हो जाएगा वो बताऊंगी आप बाद में, ठीक है। मैम रिजॉइन तो करना दिस है? इज, हाँ करना है ना। मैं आपको क्लास लूंगी बेटे, 8, 15, 8, 20 तक क्लास लूंगी, अभी नहीं तो खत्म नहीं होगा ये, मतलब ठीक है। बनाए मैम, क्लास में नहीं बनाएंगे वो? क्या बोल रहे हो? मैम एल्काइल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नहीं नहीं, अभी ये सारा आइसोमरिज्म खत्म हो जाने दो, पोजीशन फंक्शनल सारा करा देती हूँ, बाद में फिर वो सिखाऊंगी अलग से, ओके ठीक है। इसमें मैम। डालेंगे तो फिर ये रह जाएगा, फिर मेरा पूरा पोर्शन रह जाएगा। यस अच्छा मैम, तो उसका तो। हाँ, रह जाएगा ना। चेन आइसोमरिज्म के बाद में हो गया चेन आइसोमरिज्म क्या होते हैं, कैसे होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। सेकेंड वन, स्ट्रक्चरल का सेकेंड वन। कितना टाइम बचा है और की अर्पित? मैम 3 4 मिनट। मिनट। 3 मिनट। हाँ 3 मिनट। पोजीशन आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो पोजीशन आइसोमरिज्म जो होता है, इसमें क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू difference in position of functional group और मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, पोजीशन आइसोमरिज्म में क्या होता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप, दो मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप हो या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनके पोजीशन चेंज रहता है, बाकी कुछ नहीं होता है। सब कुछ सेम रहेगा। फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उनका पोजीशन दोनों में अलग अलग दिखाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला बीइंग द सेम। दीज आर पोजीशन आइसोमरिज्म, दीज आर पोजीशन आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेनन है हमसे कहते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें मैं आपको सीधे एग्जांपल में लेके चलती हूँ कि किस तरीके का ये दिखाता है, क्या है मैं आपको बताती हूँ अभी, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम एग्जाम्पल में चलते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल में जब हम चलते हैं तो ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन, पहला वाला मैं आपको बता देती हूँ, 2-3 एग्जाम्पल कर लेंगे। ब्यूट 1 इन एंड ब्यूट 2 इन। ब्यूट 1 इन हो, ब्यूट 2 इन हो, मेरा जनरल फॉर्मूला होता है C4H8 दोनों के लिए। ब्यूट 1 इन में 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और ब्यूट 2 इन में 2 पोजीशन पे डबल
ठीक है, और दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला जा रहा है C4H8, ठीक है, एंड दिस टू आर पोजीशन आइसोमर्स। कैसे बनते हैं? ब्यूटूइन, दिस इज माय ब्यूट 1 है ना हमारा पहला। चेक कर लो अब इसे, इज इट क्लियर? अब हम चलते हैं ब्यूटूइन। चेक कर लो, इन दोनों के टोटल कार्बन काउंट कर लो, टोटल हाइड्रोजन काउंट कर लो, इट विल बी C4H8, ये भी C4H8 है और ये भी C4H8 है। आप काउंट करके भी लिख सकते हो, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो गया, क्योंकि पहले में डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और सेकंड में डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे आ गया है, ब्यूट 1 एंड ब्यूट 2, these two are position isomers। ब्यूटेन 1 ऑल एंड ब्यूटेन